7 इंग्लिश से हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये है आज का स्टोरी और इसके जो राइटर है वो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये दोनों ने मिलकर लिखा है ये स्टोरी को। तो आइए शुरू करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England। तो जुलाई का महीना था और 1976 ईयर था। तो उस महीने में क्या हुआ, 4 लोग थे। सबसे पहले तो नरेटर कौन से, अब आप देख रहे होंगे कि 2 नरेटर है इस स्टोरी के। तो गॉर्डन कुक जो थे वो सेलर थे, तो वो और उनकी पत्नी मैरी और उनका बेटा जोनाथन जो कि है 6 साल का और उनकी बेटी सुजैन जो कि है 7 साल की, ये चारों लोग मिलके कहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से यात्रा शुरू करते हैं, वो भी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। और ये यात्रा करने का उद्देश्य क्या है उन लोगों का, वो लोग चाहते हैं डुप्लीकेट करना, मतलब रिपीट करना राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। एक कैप्टन जेम्स कुक बोल के एक इंसान थे, उन्होंने क्या किया था आज से 200 साल पहले, तब से 200 साल पहले उन्होंने राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, पूरे दुनिया का यात्रा किया था, समुद्री यात्रा। वॉयज का मतलब होता है जर्नी बाई सी, लॉन्ग जर्नी बाई सी को बोलते हैं वॉयज। तो जेम्स कुक ने 200 साल पहले पूरे राउंड द वर्ल्ड का यात्रा किया था, तो उसी को रिपीट करने के लिए नरेटर जो कि है गॉर्डन कुक वो भी ऐसा करना चाह रहे हैं। तो वैसा करने के लिए ये 4 लोग, वो और उनकी पत्नी जिनका नाम है मैरी, ये आप अभी याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होगा ये, उनका बेटा जोनाथन जो कि है 6 साल का, उनकी बेटी सुजैन जो कि है 7 साल की, ये सब लोग कहाँ से चलना शुरू करते हैं, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। अब ये स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैप में इंग्लैंड कहाँ होता है और प्लाईमाउथ कहाँ पर है। तो थोड़ा सा बेसिक मैप का नॉलेज ले लेते हैं, फिर स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए मैप में कुछ पोजीशंस को याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर का एक कंटिनेंट है जिसको यूरोप बोलते हैं। तो यूरोप में आप देख रहे होंगे इस जगह पर एक कंट्री है जिसका नाम है इंग्लैंड। तो यहीं पर एक प्लाईमाउथ भी है, तो वो लोग यहीं से यात्रा शुरू करते हैं, नरेटर यहीं से यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ से होके वो लोग को पूरा वर्ल्ड का यात्रा करना है। और यहाँ पे कुछ जगह है जिसका नाम आपको याद रखना होगा। ये ग्रीन वाला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम बॉटम में आपका एक जगह है जिसको बोलते हैं केप टाउन। आप इसको याद रखिएगा, केप टाउन यहाँ पर है। और केप टाउन का आपको पता है कि ये अफ्रीका का ये हुआ नॉर्थ, अफ्रीका का ये हुआ वेस्ट, अफ्रीका का ये हुआ ईस्ट और अफ्रीका का ये हुआ साउथ। तो अफ्रीका का साउथ में क्या है, केप टाउन है। और अगर पूरा वर्ल्ड मैप का बात करें तो वर्ल्ड मैप के लिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ से कोई बोलेगा ईस्ट की तरफ जाओ तो आप कहाँ जाएंगे, इधर मुड़ेंगे ज़रूर। तो अफ्रीका का ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। सबसे पहला आप ये याद रखिए कि इंग्लैंड प्लाईमाउथ यहाँ से पे है, यहाँ से वो लोग यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से चलते चलते इधर आएंगे, केप टाउन की तरफ आएंगे और केप टाउन से फिर ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और जिस तरफ क्या है ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से पहले उनको एक ओशन कवर करना होगा जिसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, इतना नॉलेज आप रखिए। अब आते हैं वापस स्टोरी पे। और यहाँ पे जो ये वर्ड था सेट सेल का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी बाई सी। सी से जर्नी को यात्रा शुरू करने को बोलते हैं सेट सेल। आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. मतलब कि कई दिनों से, कई लंबे समय से मैं, मतलब जो नरेटर है, कौन नरेटर है, जॉर्डन कुक, वो और उनकी पत्नी मैरी। और नरेटर उस समय क्या थे, 37-year-old बिजनेसमैन भी थे, 37 साल के थे और वो एक बिजनेसमैन थे। तो वो दोनों लोग कई दिनों से सपना था उनका कि वो भी समुद्री यात्रा करना चाहते हैं, ठीक उस फेमस एक्सप्लोरर की तरह। फेमस एक्सप्लोरर कौन है यहाँ पर, कैप्टन जेम्स कुक, उनकी तरह ही ये लोग भी सेल करना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से, आप देख रहे हैं कि इतना लंबा समय है ये, पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, इन दोनों ने मिलके अपना जितना भी खाली समय था, जितना भी इंजॉय करने वाला टाइम था, उस टाइम में उन्होंने क्या किया था,
होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, होनिंग मतलब शार्पनिंग, उन्होंने अपना समुद्री यात्रा करने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स को और शार्पन किया और अच्छा किया इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश की नदियों सब में। उन्होंने 16 साल प्रैक्टिस किया है ब्रिटिश वाटर्स में कि कैसे यात्रा किया जाता है। आवर बोट वेव वॉकर, तो और एक डाटा है जिसको आपको याद करना है। वेव वॉकर उनका बोट का नाम है 23 मीटर, और ये याद रखना है कि उसका लंबाई कितना है, 23 मीटर लंबा है वो, 30 टन, और उसका वजन कितना है 30 टन। आपको पता है 1 टन मतलब 1000 kg, मतलब ये 30,000 kg हो गया। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, और उसका जो फ्रेम है वो वुडन का बना हुआ है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको काफ़ी प्रोफेशनल लोगों से बनाया गया है, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है वो। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने कई महीने गुजारा हुआ है उसको फिट करने में, सही से सेट करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना बुरा से बुरा वेदर हो सकता है उस वेदर में उसको टेस्ट किया गया है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कौन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? वेव वॉकर। तो अभी तक आपको कुछ डाटा याद रखना है। सबसे पहला तो 4 लोग हैं जिनका नाम है मैरी, जोनाथन 6 साल का, डॉटर सुजैन जो कि ये 7 साल की, और खुद नरेटर। ये 4 लोग यात्रा शुरू करते हैं कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कैप्टन जेम्स कुक की तरह राउंड द वर्ल्ड वॉयज करना है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पिछले 16 साल से प्रैक्टिस किया था ब्रिटिश वाटर्स में। और उनका जो बोट है जिसका नाम है वेव वॉकर, वो 23 मीटर है और 30 टन उसका वेट है, और वुडन का बना हुआ है वो। और उन्हें उस बोट को उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनली बिल्ड किया हुआ है और अच्छे से फिटिंग किया हुआ है और टेस्ट किया हुआ है रफेस्ट वेदर्स में। तो इतना बात आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल्ड फ्रॉम द डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो हमारा जो जर्नी था प्लान्ड 3 year, इन्होंने प्लान किया था कि वो पूरा राउंड द वर्ल्ड कितने साल में करना है? 3 साल में पूरा जर्नी ख़त्म करना है। तो पहला जो चरण था उस जर्नी का, और वो जर्नी टोटल कितना है? 105,000 इतना किलोमीटर का जर्नी है वो। तो इस जर्नी का पहला चरण जो था वो काफ़ी अच्छे से हो गया, पास प्लीजेंटली अच्छे से कवर हो गया। और उन्होंने पहले चरण में कहाँ से कहाँ डिस्टेंस कवर किया? एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के वेस्ट से होते हुए केप टाउन की तरफ। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक किया इन्होंने। तो टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि उन्होंने पहला चरण में जर्नी कहाँ से कहाँ कवर किया? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये आप देख रहे हैं अफ्रीका है, ग्रीन कलर का कंटिनेंट। अफ्रीका का इसको बोलते हैं वेस्ट, इस साइड को, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, और इस साइड को बोलेंगे हम लोग ईस्ट, और नीचे तो आपको पता है साउथ। तो उन्होंने इंग्लैंड प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू किया था, और वेस्ट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे वो लोग? साउथ में। और साउथ में आपको पता है क्या है यहाँ पर? केप टाउन। तो ये सब आपको याद रखना है। केप टाउन तक पहुँच गए हैं पहले चरण में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. और केप टाउन पे पहुंच के उन्होंने क्या किया? ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया, 2 हेल्पर को लिया। उन दोनों हेल्पर का नाम आपको याद रखना है। पहला हेल्पर था लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन था, और दूसरा हेल्पर था हर्ब सिजलर जो एक स्विस था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। क्यों 2 हेल्पर को लिया गया? क्यों 2 क्रूमैन को लिया गया? क्योंकि आगे जो ईस्ट की तरफ जब वो लोग बढ़ने वाले थे वहाँ पे वर्ल्ड का रफेस्ट सीज आने वाला था, और वो रफेस्ट सी कौन सा है? द साउदर्न इंडियन ओशन। तो एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो वो लोग पहुंच गए हैं केप टाउन में। केप टाउन में उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया हुआ है, और केप टाउन से उन्हें जाना है ईस्ट की तरफ। आपको पता है यहाँ से ईस्ट इधर होगा, और ईस्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, और ऑस्ट्रेलिया से पहले एक ओशन आता है जो कि काफ़ी रफेस्ट ओशन है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन। तो ये चूँकि साउथ की तरफ है तो इसको साउदर्न इंडियन ओशन बोला गया है। अब यहाँ से उन्हें क्रॉस करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो केप टाउन से वो लोग चल देते हैं, और चलने का दूसरे दिन ही क्या होता है? इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ता है। गेल्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, काफ़ी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है। और फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। और अगले कुछ सप्ताहों तक ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थे, काफ़ी तेज़ हवाएं लगातार बह रही थी
गर्ल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन ये जो हवाई थी ये नरेटर को उतना टेंशन नहीं दे रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उन हवाओं के कारण जो वेव्स था, जो लहरें थी वो उठ रही थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें थी। अप टू 15 मीटर्स, कितना ऊंचा था वो लहरें सब, 15 मीटर तक ऊंचा था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, हमारे मास्ट इतना ऊंचा था। अब आप सोच रहे हो कि मास्ट का मतलब क्या होता है, तो चलिए समझ लेते हैं मास्ट का मतलब क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक बोट का पिक्चर है। तो इसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, उसे उसका टर्म्स हमें जानना होगा इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए। तो अभी एक टर्म आया था मास्ट, मेन मास्ट, तो वो क्या होता है मेन मास्ट देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एक लकड़ी लगा हुआ है बोट के ऊपर, एक लंबा सा लकड़ी है, इस लकड़ी को ही बोलते हैं मेन मास्ट। इसको अगर थोड़ा सा जूम करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मास्ट लिखा हुआ है। मास्ट मतलब क्या होता है, इस वुडन पोल को बोलते हैं मास्ट। इस लकड़ी में क्या लगा होता है, एक कपड़ा लगा होता है जिसको सेल बोलते हैं हम लोग, SAIL। और ये दो टाइप का कपड़ा है, एक तो यहाँ पे बड़ा कपड़ा है और ये छोटा कपड़ा है। बड़े कपड़े को बोलते हैं मेन सेल और छोटे कपड़े को बोलते हैं, छोटे पाल को बोलते हैं जीब, या फिर स्टॉर्म जीब भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 टर्म आपको याद रखना है। पहला टर्म क्या था, मास्ट। मास्ट का मतलब ये लंबा सा पोल है और इस पोल में लगा हुआ एक पाल जिसको सेल बोलते हैं। तो ये मेन सेल है बड़ा वाला, और इस छोटे वाले का नाम है जीब, सिर्फ जीब भी बोलते हैं या फिर स्टॉर्म जीब भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 टर्म याद रखना है, और साथ ही साथ और भी कुछ टर्म है आपको जो याद रखना है। ये बोट का जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्न, बोट का बैक साइड को बोलते हैं स्टर्न, ये याद रखना है आपको, चौथा टर्म। 5वां टर्म जो आपको याद रखना है वो ये है स्टारबोर्ड साइड। बोट का राइट साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड और बोट का लेफ्ट साइड को बोलते हैं पोर्ट साइड। तो इतना टर्म आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे जो एक लकड़ी गया हुआ है इस लकड़ी को बोलते हैं बूम। ये बूम आपको याद रखना है कि बूम कहाँ पे होता है। और इस बोट के एकदम बॉटम में देखिए एक लकड़ी निकला हुआ है। ये लकड़ी का काम होता है कि शेप को बैलेंस करना, बोट को गिरने से बचना, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। तो इस लकड़ी को बोलते हैं कील। ये कील आपको याद रखना है। बस इतना टर्म आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहला मास्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर मेन सेल और स्टॉर्म जीब ये दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर बोट का बैक साइड को स्टर्न बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बोट का राइट हैंड साइड को स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को पोर्ट साइड बोलते हैं। इतना आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पर जो लकड़ी है नीचे हॉरिजॉन्टल लकड़ी को बोलते हैं बूम, और नीचे एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है इसको बोलते हैं कील। बस इतना टर्म आप याद रख लीजिए। अब आते हैं स्टोरी पे, वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो वो जो लहरी थी वो उनका मास्ट इतना ऊंचा था, मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना ऊंचा वेव्स उठ रहा था वहाँ पे। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर आ गया और आपको पता है 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस ईव होता है। तो उस दिन को क्या हुआ कि ये लोग 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन पहुँच गए थे। केप टाउन से ईस्ट का तरफ 3500 किलोमीटर आगे निकल चुके थे वो लोग। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मतलब हार्श, बैड वेदर, इतना बुरा वेदर होने का बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। इन्होंने काफ़ी अच्छा हॉलीडे सेलिब्रेट किया और एक क्रिसमस ट्री से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फिर 25 दिसंबर के बाद आपका क्या आएगा, न्यू ईयर डे आएगा। तो न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन न्यू ईयर्स डे में भी वेदर उतना नहीं सुधार हुआ वेदर में। बट वी रीजनड डैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने सोचा कि चलो वेदर शायद चेंज हो जाएगा तुरंत ही। एंड इट डिड चेंज, और वो वेदर चेंज हुआ भी फॉर द वर्ड्स, लेकिन और बुरा हो गया। अच्छे के लिए चेंज नहीं हुआ, बुरे के लिए चेंज हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह का टाइम को बोलते हैं डॉन। तो जनवरी 2 को डॉन सुबह का समय, द वेव्स वर जाइगेंटिक, काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे लहरें उठ रही थी। वी वेर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, और हम लोग काफ़ी छोटा सा स्टॉर्म जीप के साथ सेल कर रहे थे। आपको पता है स्टॉर्म जीप क्या होता है, अभी भी देखे थे पिक्चर में। तो हमारा जो स्टॉर्म जीप था वो काफ़ी छोटा था। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो 8 नॉट्स स्पीड होता है, अप्रॉक्स बोल सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। तो इतना स्पीड से वो नाव बोट अभी भी जा रहा था। और बोट का नाम क्या है बताइए आप, वेव वॉकर। वो कितना लंबा है वो बताइए, 23 मीटर। और उसका वेट कितना है ये बताइए, 30 टन। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 8 नॉट्स का स्पीड से जा रहे थे ये लोग। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस।
तो जैसे ही बोट जो है वो लहरें पर चढ़ती थी तो ऊंचा पोजीशन में जाके ये लोग देखते थे कि क्या देखते थे, एंडलेस इनॉर्मस सीज, ऐसा समुद्र दिखता था जो एंडलेस है और उसमें काफ़ी सारे लहरें रोलिंग टूवर्ड्स अस, वो सब लहरें रोल हो के इनके पास आ रही थी, यही दिखाई पड़ता था बार बार। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवाएं थी वो हवाएं चीख रही थी हमारे कानों में, और जो हवाएं थे स्प्रे जो हम पे गिर रहा था वो पेनफुल टू द ईयर्स, इन सब का आवाज़ कानों में चुभ रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, तो बोट का स्पीड को स्लो करने के लिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जीप को खोल दिया। एंड लैश द हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, अब आप देख रहे होंगे ये सब टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉर्म जीप का मतलब आपको पता ही है, एक टर्म आ गया स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या था, बोट का बैक साइड को बोलते हैं स्टर्न। तो उन्होंने बोट का स्पीड को कम करने के लिए दो काम किया, पहला क्या किया, स्टॉर्म जीप को खोल दिया, और नंबर 2 रोप जो था हैवी मूरिंग रोप उन्होंने क्या किया, पीछे स्टर्न में बांध दिया, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर उन्होंने डबल लैश मतलब फिर से दोबारा हर चीज़ को बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, तो लाइफ राफ्ट क्या होता है, एक बोट होता है, अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो ये बोट होते हैं जिसमें आप हवा हुआ भर के समुद्र में अपना लाइफ बचा सकते हैं। तो वो उन्होंने फिर से प्रैक्टिस कर लिया कि कैसे वे सबसे बचना है। और अटैच्ड लाइफ लाइन्स क्या होता है, एक जैकेट होता है, वो पहन लिया इन्होंने सब। डोंट ऑयल स्किन्स, और ऑयल स्किन भी पहन लिया, डोंट मतलब वेयर, ऑयल स्किन पहन लिया। ऑयल स्किन क्या होता है, एक ऐसा वाटर प्रूफ जैकेट है जो आपको पानी से बचाएगा, खारे पानी से आपका स्किन को बचाएगा। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, ये सब पहन के ये लोग क्या करने लगे, इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनस साइलेंस, तो इन्हें तो पहले से आभास हो गया था कि क्या आने वाला है, एक डिजास्टर आने वाला है। और उसका पहला इंडिकेशन जो था ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग वर्ड का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू हैपन, तो इन्हें तो पहले से पता था कि क्या होने वाला है, डिजास्टर होने वाला है। तो उस डिजास्टर का इंडिकेशन इन्हें कब मिला, शाम को 6 बजे मिला। उस समय क्या हुआ, विथ एन ओमिनस साइलेंस, ऐसे ओमिनस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, और हर जगह क्या हो गया, साइलेंस ही साइलेंस था, और वो साइलेंस काफ़ी क्या था, थ्रेटनिंग था, डरावना था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम से रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो आसमान था वो अंधकार हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक दहाड़ने का आवाज़ आ रहा था इनके तरफ। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप, और एक काफ़ी गहरा बादल क्या था, इनके शिप के ऊपर आ गया। एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब होता है बैक ऑफ द शिप, इनके ठीक शिप के बैक की तरफ एक काफ़ी गहरा क्लाउड आ गया था। विथ हॉरर, और काफ़ी डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, काफ़ी डर के साथ इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि, नरेटर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो ऊपर उन्हें जो क्लाउड जैसा दिख रहा था वो क्लाउड नहीं था, बल्कि क्या था, एक वेव था, और इतना बड़ा वेव था कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो वेव पूरा खड़ा हो गया था, एकदम सीधे खड़ा था एकदम। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और बाकी सब वेव्स के ठीक डबल हाइट का था वो। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और वेव का जो टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और वो भी काफ़ी डरावना था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और वो जो दहाड़ने की आवाज़ थी वो एक गड़गड़ाहट में बदल गई। कब, जब स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, तो जैसे वेव आ रहा होता है तो पीछे से वेव आया है तो वो वेव क्या कर दिया, बोट का बैक पार्ट जिसको स्टर्न बोलते हैं, स्टर्न को ऊपर कर दिया। और फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि हम वेव को क्रॉस कर जाएंगे। बट देन अ थंडरस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी क्या हुआ, एक काफ़ी भयंकर एक्सप्लोजन हुआ और वो पूरा डेक को हिला दिया। डेक क्या होता है, बोट का जो बेस होता है, ऊपर वाला पार्ट का बेस जहाँ पे सब कोई बैठते हैं उसको बोलते हैं डेक, तो उसको पूरा हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे रंग के और वाइट कलर के वाटर जो थे वो शिप पर बरस पड़े। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और नरेटर का जो सिर था वो जाके स्टीयरिंग व्हील से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और नरेटर को ये भी पता है कि वो कैसे उछल के ओवर बोर्ड मतलब बोर्ड से नीचे गिर गए, उनको ये पता है कि कैसे हुआ।
एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उनको ये भी पता है कि वो कैसे धीरे धीरे वेव्स के अंदर डूबे जा रहे थे। अब वो नरेटर क्या हो चुके हैं, पानी से नीचे गिर गए हैं और वो डूब रहे हैं। अब आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तो उन्होंने अपना मौत को स्वीकार कर लिया था, वो तैयार हो गए थे मरने के लिए। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही वो अपना होश खो रहे थे, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उन्हें काफ़ी शांति महसूस हो रहा था कि चलो ये सब टेंशन से छुटकारा मिला। मरने का वक्त सबको शांति महसूस होता है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से इनका जो सिर था वो पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और वो उनका जब सिर पानी से बाहर आया तब वो देखते हैं कि वेव वॉकर जो था, उनका जो बोट था वो कैप्साइज होने वाला था। कैप्साइज मतलब पलटने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उनका जो मास्ट है, आपको पता है मास्ट का मतलब क्या होता है, वो जो लकड़ी था और जितना भी सेल उल था वो सब एकदम हॉरिजेंटल हो गया था, अब डूबने ही वाला था, वो पलटने ही वाला था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन तभी एक वेव आता है और उसको फिर से सीधा कर देता है। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, और इनका जो जैकेट था वो काफ़ी टाइट महसूस हो रहा था। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, तो उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ा, जो साइड में लगा होता है गार्ड रेल्स, उनको पकड़ के और फिर हवाओं से उछल के कहाँ पे पहुँचे, वो वेव वॉकर का मेन बूम में जाके टकराए। बूम क्या होता है आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लकड़ी जो था उसको बूम बोलते थे, उनसे जाके वो टकराए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसके बाद लगातार वेव्स आती रही और जाती रही, और इन सब के कारण वो डेक पर एक गुड़िया की तरह इधर उधर लौटते रहे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और उनका जो पसली था लेफ्ट रिब्स वो क्रैक टूट गया था। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, उनका जो मुख था वो खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और उनके काफ़ी दांत भी टूट गए थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, लेकिन किसी भी तरह वो स्टीयरिंग व्हील तक पहुँचे। लाइंड अप द स्टर्न का डायरेक्शन ठीक किए फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और अगली वेव के लिए तैयार हो गए ये लोग और स्टीयरिंग व्हील पकड़ के खड़े रहे वो। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। हर जगह पानी ही पानी था, और मुझे महसूस हो रहा था कि शिप का जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर में डेक है, नीचे में भी रूम सब है, तो उन्हें महसूस हुआ कि नीचे का जो रूम सब है वो उसमें पानी भर गया होगा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हुआ कि वो व्हील को छोड़ के नीचे जाए और जाके देखे कि क्या सब हो रहा है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, तो फ्रंट हैच खुलता है। फ्रंट हैच क्या होता है, डेक पे एक डोर बना होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रंट हैच। तो खुलता है वो, एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी आती है ऊपर में, और वो बोलती है वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। आपको पता है मैरी कौन है, इनकी वाइफ। वो बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, मतलब कि डेक टूट चुका है और हम पानी से भरे पड़े हैं नीचे में। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, तो नरेटर बोलते हैं कि ये लो तुम स्टीयरिंग व्हील संभालो, और वो तुरंत ही जाते हैं हैच की तरफ और नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाके देखते हैं कि लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हब, दो क्रूमैन जो थे, वो दोनों पागलों की तरह पंप कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं वहाँ से नीचे से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और नीचे देखते हैं कि टूटे हुए लकड़ी के जो टुकड़े थे वो अलग अलग एंगल्स बना के टंगे हुए हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, आपको पता है स्टारबोर्ड साइड क्या होता है, बोट का राइट हैंड साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड, और अब बताइए लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, पोर्ट साइड। ठीक है, जो वो जो स्टारबोर्ड साइड था वो टूट के अंदर की तरफ मुड़ गया था। और क्या क्या हुआ था, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सभी चीज़ें पानी में डूबी पड़ी हुई थी। आई हाफ स्वम एंड हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रेंस कैबिन, तो आधे तैरते हुए आधे रेंगते हुए नरेटर कहाँ पहुँचते हैं, बच्चों के रूम में पहुँचते हैं, कैबिन में पहुँचते हैं। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और वो पूछते हैं बच्चों से कि क्या बच्चे तुम लोग ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बोलते हैं हाँ पिताजी हम ठीक है। और कहाँ से आंसर करते हैं, फ्रॉम अपर बंक। बंक क्या होता है, एक ऐसा बिस्तर होता है जिसमें लेयर बना होता है, नीचे एक बेड, मिडल में एक बेड, ऊपर में एक बेड, तो वो लोग ऊपर में थे और बोलते कि हाँ पिताजी हम लोग ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सुई, सुजैन बोलती है कि लेकिन पिताजी मेरा सिर दर्द कर रहा है थोड़ा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, तो वो उंगली से इशारा करके बोलती है अपने सिर, उसके सिर पर, आंखों के ऊपर सिर पर क्या हुआ था, एक सूजन आ गया था, तो वहाँ पे दिखा के बोलते कि पिताजी मुझे यहाँ दर्द कर रहा है।
आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट पम्प्ड हेड्स। तो नरेटर बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं था अभी कि हम सूजन के बारे में टेंशन लें, अभी तो मेन काम है जान बचाना कैसे भी करके। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। तो नरेटर नीचे से क्या क्या लेके आते हैं, हैमर ले लेते हैं एक ठो, स्क्रूज ले लेते हैं, नट्स एंड कैनवस, पाल ले लेते हैं। कैनवस मतलब थिक क्लोथ, तिरपाल जिसको बोलते हैं, वो ले लेते हैं। और वो सब लेके कहाँ पे आते हैं, डेक पे आ जाते हैं। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, और उनको पता है कि स्टारबोर्ड साइड क्या हो गया, टूट के खुल चुका है। वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव डेट ब्रोक ओवर अस, और उस स्टारबोर्ड साइड के टूटने के कारण हर एक वेव का साथ काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था बोट के। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो हम लोग पक्का डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, तो कैसे भी तरह मैंने कैनवस को स्ट्रेच कर दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और वाटर प्रूफ हैच कवर्स लकड़ी के जो टुकड़े थे वो क्या किए, जितने भी होल बने थे उसमें भर दिए। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बिंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, कुछ वाटर अभी भी अंदर आ रहा था लेकिन ज़्यादातर पानी क्या था, साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. असली प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब हमारा जो हैंड पम्प था, पंप का काम क्या होता है, अंदर से पानी बाहर फेंकना, तो वो जो हैंड पम्प था वो डेब्रिस, पत्थरों से, कूड़े कंकरों से, गंदगी से क्या हो गया, वो ब्लॉक हो गया, हैंड पम्प्स काम करना बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। दो टाइप का पंप यहाँ पे बताया गया है, एक तो है हैंड पंप और दूसरा है इलेक्ट्रिक पंप। हैंड पंप क्या हो गया, ब्लॉक हो गया डेब्रिस से, और इलेक्ट्रिक पंप क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि अब पानी निकाले कैसे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का लेवल काफ़ी डरावना गति से ऊपर बढ़ते जा रहा था पानी का लेवल। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और जब नरेटर ऊपर आके देखते हैं डेक पर, तो वो देखते हैं कि उनका जो 2 हैंड पम्प्स जो होता था वहाँ पे डेक पे, वो रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो ओवरबोर्ड मतलब फिर से नाव से नीचे थ्रो हो गया है। वो दोनों हैंड पम्प्स नाव से नीचे गिर चुका है उनके साथ, जो पहले जो गिरा था, नरेटर भी पहले गिरे थे तो तभी वो दोनों हैंड पम्प्स भी गिर गया। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, जो सेल था वो भी गिर गया वहाँ पे पानी में। द जीप भी गिर गया। द डिंगीज मतलब स्मॉल बोट, वो भी गिर गया था पानी में। एंड द मेन एंकर, और जो लंगर था वो भी पानी में गिर गया था। अब एंकर क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे फोटो में, उस शेप को बोलते हैं एंकर। तो जो काम का सामान था वो सब तो पानी में गिर गया था, तो उन्हें काफ़ी टेंशन हो रहा था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब नरेटर को याद आता है कि उनके पास और एक इलेक्ट्रिक पंप है। कहाँ पर है वो, चार्ट रूम, जिस रूम में चार्ट है उस रूम का फ्लोर पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पंप। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, तो वो जाते हैं और उसको आउट पाइप से कनेक्ट करते हैं। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और वो काफ़ी थैंकफुल महसूस करते हैं कि चलो अच्छा हुआ ये काम कर गया, नहीं तो ये लोग पक्का डूब जाते। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। तो सारा रात हम लोग 3 ही काम किए। क्या काम किए, रूटीन की तरह काम किए। पहला तो पंपिंग, पानी बाहर फेंक रहे थे, स्टीयरिंग, व्हील संभाल रहे थे, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो में सिग्नल्स लगातार भेज रहे थे मदद के लिए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, तो हम लोग कोई रिप्लाई नहीं पा रहे थे हमारे मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स क्या होता है, वही जो सिग्नल भेजते हैं हेल्प के लिए, वो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और वो सिग्नल ना आना कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि इतने जो हम लोग रिमोट कॉर्नर में थे, इंडियन ओशन, वो भी साउदर्न इंडियन ओशन में थे, यहाँ पे सिग्नल ना आना स्वाभाविक था। सुईज हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, तो सुजैन जो थी उसका जो सिर था वो काफ़ी धीरे धीरे फूलता जा रहा था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसका जो आँख था दोनों वो काला पड़ गया था। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर वो हमें आके दिखाती है उसके बाहों में एक काफ़ी गहरा कट लगा हुआ है। वो आके दिखाती है कि पिताजी देखिए यहाँ पे भी ये भी कट गया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, तो जब नरेटर ने पूछा कि अरे बेटी तुमने पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में, तो सुजैन जवाब देती है, I did not want to worry you when you were trying to save us all, यानी कि पिताजी हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते थे जब आप हमें बचाने का कोशिश कर रहे थे। तो
तो आप देख पा रहे हैं कितनी समझदार है ये सुजैन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो जनवरी 3 का मॉर्निंग था और पंप्स जो थे वो पानी को अच्छे तरीके से निकाल चुके थे। इतना निकाल चुके थे कि हम लोग क्या कर सकते थे कि 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे, वो भी रोटेशन कर करके। ठीक है, मतलब पहले एक जन आराम करेगा 2 घंटा, फिर वो उठ के स्टीयरिंग व्हील संभालेगा, फिर दूसरा जन आराम करेगा, ऐसे करके। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पानी के नीचे वाले हिस्से में कोई एक बड़ा सा लीक था, जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और जब चेक किया गया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। तो जब चेक करने पे मुझे पता चला कि बोट का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, मेन रीफ का जो फ्रेम है, मेन जो फ्रेम है नीचे का, वो टूट चुका है। कहाँ तक? कील तक। आपको पता है कील कहाँ होता है? नीचे में जो होता था प्रोजेक्शन, उसको कील बोलते हैं। कील तक टूटा हुआ था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन। और बात तो ये है कि इनफैक्ट ये बात है कि स्टारबोर्ड साइड का जो राइट हैंड साइड का जो लकड़ी सब था, उसको कुछ होल्ड नहीं किया हुआ था सिवाय कुछ कपबोर्ड पार्टीशन, लकड़ी के टुकड़ों के सिवा और कुछ होल्ड नहीं किया हुआ था। वहाँ पे पूरा टूट चुका था वो स्टारबोर्ड साइड। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट। तो वो जो बड़ा सा जो वेव जो हीट किया था, उसका हीट किए हुए 15 घंटा हो गया था। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो वेव वॉकर को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो गया था वो। आई चेकड आवर चार्ट्स, और आपको याद होगा कि मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपना चार्ट को चेक किया, मैप को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। और उन्होंने कैलकुलेट किया कि ईस्ट की तरफ 2 छोटे छोटे आइलैंड होंगे, ज़मीन के टुकड़े होंगे कुछ किलोमीटर ईस्ट की तरफ, कुछ 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। उन्होंने ये कैलकुलेट किया। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम। तो 2 आइलैंड होंगे, उनमें से एक आइलैंड का नाम क्या होगा? आइल एम्स्टरडैम। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइल एम्स्टरडैम बीच में एक आइलैंड पड़ेगा, यही ये लोग जाने का आप सोच रहे हैं। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और ये जो आइल एम्स्टरडैम जो था, वहाँ पे फ्रेंच का जो साइंटिस्ट लोग थे वहाँ पे रुके हुए थे कुछ रिसर्च करने के लिए, तो यहीं पे लोग जाने का सोच रहे थे। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दी स्प्रिंग प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो हमारा एक ही होप था बचने का कि हम लोग कहाँ पहुँच जाए, इस आइल एम्स्टरडैम में पहुँच जाए। तो ये जो ओशन है, साउदर्न इंडियन ओशन, ये इतना बड़ा था कि उस ओशन में ये आइल एम्स्टरडैम एक पिन की सुई की नोक के बराबर था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। एक काफ़ी बड़ा ओशन है और उसमें सुई की नोक के बराबर ज़मीन है और उसमें हमें पहुँचना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड मतलब स्टॉप्ड, लेकिन तब तक ये हवा और ये लहरें जब तक ना रुके, सो वी कुड होस्ट सेल, ताकि हम लोग अपना सेल फिर से लहरा पाए। सेल ही तो है जो बोट को स्पीड प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो सेल ही नहीं लगा पा रहे थे ये लोग। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो हमारा चांस काफ़ी कम था कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे, आइल एम्स्टरडैम में पहुँचे। मतलब आइल एम्स्टरडैम में पहुँचने के लिए पहले तो हवा रुकना ज़रूरी है और वेव्स का रुकना ज़रूरी है, तब ये लोग क्या कर पाएंगे, अपना सेल को होस्ट कर पाएंगे और फिर बोट का स्पीड बढ़ेगा और ये लोग कहाँ पहुँचेंगे, उस आइलैंड में पहुँचेंगे जिसका नाम है आइल एम्स्टरडैम। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और वो जो बड़ा लहर आया था वो हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, मतलब सेकेंडरी इंजन, उसको भी काम करना बंद कर दिया था, उसको ख़राब कर दिया था वो। ऑन जनवरी 4, वैसे करते करते जनवरी 4 तारीख हो जाता है। आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटा पंपिंग करने का बाद, पानी बाहर फेंकने का बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब बोट में सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ क्या करना था, जितना पानी अंदर आ रहा है सिर्फ उतना ही बाहर निकाल देने से काम हो जाता, हमें इतना ही स्पीड मेंटेन करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो मेन मास्ट में हम कोई सेल नहीं लगा पा रहे थे। आपको पता है मेन मास्ट क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब आपको पता है। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। रिगिंग मतलब होता है रोप्स। अगर रस्सी का दबाव पड़ा उस हल पे, जो स्टारबोर्ड साइड था वहाँ पे आप जो फ्रेम लगा होता है उसको हल बोलते हैं, तो अगर उसका दबाव पड़ा, रोप्स का दबाव पड़ा हल पे, तो वो हल उखड़ जाएगा।
मतलब स्टारबोर्ड साइड और भी टूट जाएगा। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, उसीलिए उन्होंने वो जो मेन सेल था वो नहीं लगाया, उन्होंने क्या लगाया, स्टॉर्म जीप लगा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर, और हम लोग यात्रा शुरू कर दिए जहाँ पे हमें उम्मीद था कि 2 आइलैंड जहाँ पे होने वाला है वहीं पे वो लोग चल दिए। अब आपको पता होगा स्टॉर्म जीप क्या होता है, छोटा जो सेल था पाल, उसको बोलते हैं स्टॉर्म जीप। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी को कुछ क्या मिला, इस कॉर्न बीफ, गाय का मांस मिला, और क्रैकर बिस्किट मिला, और उन्होंने 2 दिन में अपना पहला खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा जो रेस्ट था, रेस्पाइट मतलब पीरियड ऑफ रेस्ट, वो जो रेस्ट था वो काफ़ी कुछ ही क्षणों का रेस्ट मिला हमें। एट 4 PM, शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से वो काले काले बादल वापस ऊपर आने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर हवाओं का स्पीड कितना हो गया, 40 knots हो गया, काफ़ी तेज़ी स्पीड होता है ये। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और फिर से ऊंचे ऊंचे लहरें, वेव्स उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात भर वेदर और बिगड़ता गया। एंड बाई डॉन, फिर से आ गया डॉन। डॉन का मतलब आप बताइए क्या होता है, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, और फिर से सुबह में जनवरी 5 तारीख हो गया। आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और हमारा सिचुएशन फिर से काफ़ी बुरा हालत हो गया। When I went in to comfort the children, तो जब नरेटर अंदर गए, केबिन के अंदर गए बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, जॉन आर, तो जोनाथन पूछता है, उनका जो बेटा है वो पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, अरे पिताजी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू अश्योर हिम डैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे समझाने का कोशिश किया कि नहीं, हम लोग कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। लेकिन जोनाथन बोला कि बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन पिताजी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लेकिन पिताजी हमें मरने से डर नहीं लगता है अगर हम साथ में रहे तो। यू, मम्मी, सुई एंड आई, आप, मम्मी, सुजैन और मैं, अगर हम साथ में मरे तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। और आप देख रहे हैं कि यही स्टोरी का टाइटल भी है। तो ये टाइटल किसने बोला था, जोनाथन ने बोला था, ये आपको याद रखना है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड, तो नरेटर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किस शब्द से इसको जवाब दे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन इतने बातों से ही नरेटर को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, आत्मशक्ति बढ़ा उनका, और वो काफ़ी डिटरमाइंड, मतलब ठान लिए कि अब हमें क्या करना है, सी से लड़ना है, जितना भी ताकत बचा है उसके साथ में। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू, तो जो स्टारबोर्ड साइड था, मतलब राइट हैंड साइड था, वो टूट गया था पहले ही, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, हीव टू किया। हीव टू का मतलब होता है स्टॉप द बोट, बोट को रोका। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, तो जो पोर्ट हल क्या होता है आपको पता है, पोर्ट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड उसको बोलते हैं पोर्ट साइड। फिर बोट को घुमाया, घुमाने के बाद जिस तरफ से लहरें आ रही थी उस तरफ क्या कर दिया, पोर्ट साइड कर दिया, ताकि जो अनडैमेज पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वो वेव्स को फेस करे, और जो डैमेज पार्ट है जो स्टारबोर्ड साइड है वो उस साइड रहे, वो वेव से बचा रहे। तो उन्होंने ये काम किया पहले। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, तो ये सब काम उन्होंने किया कैसे, एक इम्प्रोवाइज मतलब हैंडमेड, हाथ से बनाया गया था सी एंकर। एंकर पता है आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन लंगर से बनाया हुआ लंगर उनके पास था, और वो बना हुआ था नाइलॉन रोप से। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और प्लास्टिक का बैरल था उनके पास 2 ठो, उनसे उन्होंने क्या किया था, सी एंकर बनाया हुआ था। इन सब का मदद से उन्होंने क्या किया, हीव टू किया, मतलब बोट को स्टॉप किया और रोटेट किया, ताकि उनका जो अनडैमेज्ड पार्ट है वो वेव्स को फेस करे। और अनडैमेज्ड पार्ट कौन सा था, पोर्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोट का। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस शाम को नरेटर और उनकी पत्नी मैरी दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द सी ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और देख रहे थे कि कैसे जैसे नाव आगे जा रहा है वैसे वैसे और भी पानी अंदर भरे जा रहा है टूटे हुए प्लैंक्स के कारण। लकड़ी का जो टुकड़ा था वो टूटा हुआ था, उसके कारण पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को महसूस हुआ कि अब हमारा अंत निकट है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन क्या हुआ, खुशी का बात यह हुआ कि वो जो वेव वॉकर था, हमारा जो बोट था, वो
उस स्टॉर्म को पार कर गया, तूफान का एरिया से गुजर गया और सुबह होते होते जनवरी 6 का सुबह में हवाएं फिर से शांत हो गई और हम क्या किए, सेक्सटेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं, तो उससे हमने रीडिंग लेना शुरू कर दिया कि हम लोग अभी कौन सा पोजीशन में है। बैक इन द चार्ट रूम आई वॉकड ऑन विंड स्पीड, चार्ट रूम में जाके उन्होंने विंड स्पीड कैलकुलेट किया कि कितना है, चेंजेस ऑफ कोर्स कि हवा का डायरेक्शन चेंज होने वाला है कि नहीं वो पता किया, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ओशन का जो स्पीड है वो कितना चेंज होने वाला है, ये सब चीज़ कैलकुलेट किया ताकि इन्हें क्या पता चल जाए, इनका पोजीशन पता चल जाए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज डैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, मतलब 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद क्या क्या कैलकुलेट किए थे, विंड स्पीड, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट करंट, ये सब पता करने के बाद उन्हें सिर्फ यही पता चल पाया कि वे लोग 150,000 किलोमीटर ओशन में थे अभी, और ये लोग इस ओशन में एक सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड को ढूंढ रहे थे। मतलब ये वही जो पहले बोला गया था, एक पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, वही ये लोग ढूंढ रहे थे। ऐसा ही हुआ। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुल्ली जॉइंड मी, तो हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी सुजैन आती है और काफ़ी दर्द में वो चलती हुई आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, और उसका जो लेफ्ट साइड था सिर का वो काफ़ी फूल गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू सीड, और उसका जो काले काले जो आँख थे वो छोटे हो गए थे सिर फूलने के कारण। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, तो वो क्या करती है, अपने पापा को एक कार्ड देती है जो उसने बनाया हुआ था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और कार्ड के जो फ्रंट था उसमें उन्होंने कुछ कैरिकेचर्स बनाया था। कैरिकेचर्स मतलब होता है कार्टून टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। क्या चीज़ का बनाया हुआ था, मैरी का बनाया हुआ था और मेरा बनाया हुआ था, नरेटर का बनाया हुआ था। और उसमें कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लाफ, लेकिन देखिए आप कुछ फनी पीपल है, क्या आपको देख के ये हंसी लगते हैं, देख के आपको हंसी आता है क्या। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे भी काफ़ी हंसी आता है। मतलब ये सब वर्ड उस कार्ड में लिखा हुआ था। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, लेकिन पापा और मम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये कार्ड सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट के लिए होप करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। तो ये सब सुन के जो नरेटर थे उनके अंदर फिर से काफ़ी एनर्जी आता है और वो सोचते हैं कि चलो किसी भी तरह हमें अब तो बचना ही है। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वो फिर से अपना कैलकुलेशन चेक करते हैं और फिर से रीचेक करते हैं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, तो उस वेव का वेव हीट करने के कारण वो अपना मेन कंपास जो था वो खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और उनके पास जो स्पेयर कंपास पड़ा हुआ था वो उठाते हैं वो, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और वो जो कंपास था वो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं किया गया था। आपको पता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कारण कंपास कुछ डिफ्लेक्ट होता है, तो वो करेक्शन उसमें नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और लेखक मान लिए कि चलो इतना होगा डिफ्लेक्शन वहाँ पे, अलाउंस मतलब ये मान लेते कि चलो इतना डिफ्लेक्शन होगा। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो एक इफेक्ट तो है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके लिए उन्हें कुछ कैलकुलेशन करना था। और दूसरा इफेक्ट क्या था कि एक वेस्टर्ली करंट, विंड ओशन में जो था, एक ओशन का करंट बह रहा था, पानी बह रहा था एक डायरेक्शन से, तो उस पानी के लिए भी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा था। तो ये दो कैलकुलेशन के लिए वो करते हैं। और एट अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। तो 2 बजे नरेटर क्या करते हैं, वापस डेक पे जाते हैं और लैरी को बोलते हैं कि आप क्या करो, 185 डिग्रीज बोट को रोटेट कर दो, बोट को घुमा दो। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए तो, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड्स एट अबाउट 5 PM। अगर हम लोग लकी हुए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं वो, लेकिन उनके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और वो बोलते हैं कि हम लोग अगर लकी हुए तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक आइलैंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 बजे तक। तो इतना कैलकुलेट करके वो बताते हैं। 2 बजे जाते हैं डेक पर और बोलते हैं कि 185 डिग्रीज घुमा दो, लैरी को बोलते हैं, और अगर लकी हुए तो हमें 5 बजे तक वो आइलैंड मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं जाके। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और काफ़ी दुखी होकर वो नीचे जाते हैं फिर से।
क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बेड पर क्लाइम करते हैं, और अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और काफ़ी अजीब सा बात है कि वो नींद भी आ जाता है उन्हें। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब लेखक उठते हैं, नरेटर उठते हैं, तो वो 6 बज चुका होता है ऑलरेडी, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला होता है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, तो वो सोचते हैं कि अब तो पक्का हम लोग आइलैंड मिस कर चुके होंगे, आइलैंड पीछे छूट गया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो सेल हमारे पास था, जो पाल हमारे पास था, उससे वापस घूर के जाना, वेस्टर्ली विंड्स को क्रॉस करना, वो पॉसिबल नहीं था। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और तभी क्या होता है, एक बिखरे हुए बाल वाला सिर मेरे बेड के पास आता है। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। जोनाथन बोलता है कि पिताजी हम आपको गले लगा सकते हैं, और उसके ठीक पीछे सुजैन भी खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो नरेटर पूछते हैं कि आप मुझे क्यों आप हग कर रहे हो अभी। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो जोनाथन बोलता है कि क्योंकि पिताजी आप सबसे बेस्ट डैडी हैं इस वर्ल्ड में, और सबसे बेस्ट कैप्टन है इस वर्ल्ड में। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो नरेटर बोलते हैं कि नहीं बेटा, आज नहीं, आज हम गलत साबित हो गए हैं। वाई यू मस्ट बी, सेड सुई इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। तो सुजैन बोलते हैं कि क्यों पिताजी, आप हैं तो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वट, आई शाउटेड। तो नरेटर बोलते हैं क्या, मैंने ढूंढ लिया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। तो दोनों एक ही कोरस, मतलब एक ही साथ बोलते हैं कि पिताजी देखिए वो तो हमारे ठीक सामने है आइलैंड। एज बिग एज अ बैटल शिप, एक बैटल शिप इतना बड़ा है वो आइलैंड। और आप बताइए आइलैंड का नाम क्या है, आइल एम्स्टरडैम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, आपको याद रखना है ये सब। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम। तो नरेटर तुरंत डेक पे जाते हैं और देखते हैं, और देख के काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं, और देखते हैं कि आइल एम्स्टरडैम है वहाँ पे। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और जब वो एक वोल्केनिक रॉक है, मतलब कभी वोल्केनो निकला होगा वहाँ से और वो जम के एक रॉक बन गया है। वोल्केनिक रॉक था विथ लिटिल वेजिटेशन, काफ़ी कम पेड़ पौधे थे वहाँ पे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और फिलहाल के लिए इनके लिए तो सबसे सुंदर आइलैंड यही था वर्ल्ड का, आइल एम्स्टरडैम। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और रात के लिए हम लोग क्या किए, पानी में ही रह गए। ऑफ शोर मतलब अवे फ्रॉम द लैंड, पानी में ही रुक गए रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। तो उस आइलैंड में टोटल 28 लोग ही रहते थे, 28 लोग ही रहते थे, मतलब सब साइंटिस्ट लोग ही होंगे। तो वो लोग आए और हमें क्या किए, अशोर ले गए, मतलब वापस हमें धरती पे ले गए, लैंड में ले गए सुबह में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वेर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। तो मेरे पैरों के नीचे जब ज़मीन आ गया तो मेरे ख्यालों में सिर्फ 2 ही इंसान आ रहे थे। मेरे दिमाग में लैरी और हर्बी का ख्याल आया। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस डायरेस्ट स्ट्रेस, वो 2 लोग क्या थे, चीयरफुल रहते थे और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे दोनों, और इतने टेंशन के माहौल में भी वो लोग काफ़ी साथ दिए। एंड ऑफ मैरी, फिर उनका दिमाग में मैरी का ख्याल आता है। हु स्टेड एट द व्हील ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो काफ़ी क्रूशियल आवर्स में स्टीयरिंग व्हील को संभाल रही थी। और मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा ख्याल तो मुझे किसका आया, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, उस 7 साल की लड़की का ख्याल आया। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने पिताजी को तंग नहीं की अपने हेड इंजरी के बारे में बताकर। और उस हेड इंजरी को ठीक करने में विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो स्किन, चमड़े और स्कल के बीच में खून जो था वो जम गया था, ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, उसको ठीक करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करना पड़ा था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी गहरा चोट था वो। उस चोट को वो बेटी नहीं बता रही थी अपने पिताजी को, क्योंकि पिताजी टेंशन में ना आ जाए। उस बेटी का ख्याल आ रहा था नरेटर को अपने मन में। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक 6 साल का लड़के का ख्याल आ रहा था। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था।